सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा। भाषा क्या है? तो भाषा के बारे में कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी जगत में मानव सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण बताया गया है कि कारण क्या है कि मानव के पास ऐसी दो चीज़ें हैं जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। अन्य प्राणी यानी कि पशु, पक्षी और मानव, यही प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना गया है मानव को। एक है उसकी जिज्ञासु बुद्धि और दूसरा है भाषा। जिज्ञासु बुद्धि मतलब जो ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है वो हम मनुष्यों में बहुत ज़्यादा होती है। बुद्धि द्वारा वह निरंतर सोचता है, चिंतन मनन करता है और भाषा द्वारा वह अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरे के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का निरंतर विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है वाणी। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने अपनी बात को रखते हैं। एक है बोलकर और दूसरा है लिखकर। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं, एक दूसरे से हम अपनी बातों को कहते हैं, सुनते हैं और उनके माध्यम से ही हम अपने बातों को यानी अपने विचारों को समझा सकते हैं। भाषा इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है और भाषा के लिए कहा गया है कि मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। परिभाषा में बता रही हूँ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। वह दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक है। अगली परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय मतलब एक दूसरे से बातों को विनिमय करना यानी कि एक दूसरे से आदान प्रदान करना, उसे भाषा कहते हैं। तीसरी परिभाषा है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होते ही भाषा बन जाती है। मूक मतलब जो बोल ना सके, है ना। तो विचार क्या होते हैं? हम सोचते हैं। और ध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक क्यों कहा? क्योंकि वो बिना ध्वनि के ही होता। हम जब अपने दिमाग में सोचते रहते हैं तो वो अध्वन्यात्मक होती है, उसमें की कोई ध्वनि नहीं होती। लेकिन जब ध्वनि बनकर हमारे ओंठों से यानी कि जब हम बोलते हैं तो वो हमारे होठों से प्रकट होती है, तो वो क्या हो जाती है? वो भाषा बन जाती है। चौथी परिभाषा क्रोंचे के अनुसार उन्होंने कहा कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। इस तरह से ये भाषाओं की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप की। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। एक रूप सांकेतिक भी है, लेकिन हम मुख्य रूप से दो रूपों की ही चर्चा की जाती है ज़्यादातर। तो पहला है मौखिक। मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, कविता, पाठ, कहानी, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। दूसरा है लिखित। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है।
मौखिक और लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। कौन कौन से हैं वो? मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है। तो अब ये कौन कौन से कौशल हुए? बोलना और सुनना 2 हुए, उसके बाद लिखना और पढ़ना। तो इस तरह से 4 कौशल हम सीखते हैं। विश्व में अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मंदारिन, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। उनके अलावा और बहुत सारी भाषाएं हैं। अब तीसरा रूप हम देखते हैं, क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ क्या होगा? कि जो संकेत के द्वारा हम अपनी बात को समझाएं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। विभिन्न अवसरों पर सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उसके कई रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट की बात करें तो वो 3 रंगों में अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह ध्वनि संकेत और आंगिक संकेत। आंगिक मतलब अंगों के द्वारा हम जो संकेत करके बात करते हैं उसे आंगिक संकेत कहते हैं। ध्वनि संकेत यानी कि जैसे गाड़ी का हॉर्न है या चिड़ियों की चहचहाहट, ये ध्वनियाँ हैं। जैसे चिड़ियाँ एकदम से बहुत तेज, अगर उनको कहीं पर खतरा महसूस होता है तो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती हैं, तो ये भी एक संकेत है। तो ये सांकेतिक भाषा, मूक बधिरों के लिए भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम बोली के बारे में। तो बोली क्या है? जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें, लोकोक्तियाँ तथा लोक कथाएँ कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। हिंदी की कई बोलियाँ हैं, जैसे अवधी, ब्रज, मागधी, हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया वह उपभाषा बन गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर तथा महाकवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तो इस तरह से बोली धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो उपभाषा बन जाती है। तो साहित्य, अब बात करते हैं हम साहित्य की। साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का अर्थ है जिसमें समाज का हित निहित हो, वो साहित्य है। साहित्य मतलब अच्छा हित जहाँ निहित होता है वो साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत तुकांत तथा अतुकांत कविता, गीत, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, कुंडलियाँ, पद आदि आते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, निबंध आदि बहुत और भी कुछ विधाएं हैं गद्य की, जैसे रिपोर्ताज, ये गद्य लेखन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा क्या है? एक भाषा की कई बोलियां होती हैं पर मानक रूप एक ही होता है। जैसे हिंदी की अनेक बोलियां हैं, हमने ऊपर बात की, पर उनका मानक रूप क्या है? खड़ी बोली है। हिंदी का यही मानक रूप पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा रेडियो में प्रयोग किया जाता है। भाषा के सर्वमान्य तथा सर्व स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ
बांग्ला भाषी है या मराठी भाषी है तो बच्चा उससे सबसे पहले क्या सीखेगा, बांग्ला भाषा सीखेगा या मराठी भाषा सीखेगा। अतः बांग्ला भाषा या मराठी भाषा ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। इसी प्रकार बच्चा अपनी माँ से यदि गुजराती सीखता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी, गुजराती होगी या हिंदी होगी। अगर हिंदी सीख रहा है, हिंदी भाषी क्षेत्र में, और अगर हिंदी सीख रहा है तो वो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। इसी तरह से अलग अलग प्रांतों में, देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा इसी कारण भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजभाषा की। राजभाषा क्या है? राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या है? लिपि भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था, फिर धीरे धीरे यानी कि कालांतर में उसने अपने विचारों को स्थायी रूप देने तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिससे चित्रलिपि का जन्म हुआ। फिर उसने मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। यही चिन्ह लिपि कहलाए। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इनकी है ब्राह्मी लिपि। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इन भाषाओं की रोमन, जापानी, मंदारिन इनकी है चित्रलिपि। इस तरह से लिपियां एक भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब बात करते हैं हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसके ध्वनि क्रम पूर्णतया वैज्ञानिक है। ध्वनि क्रम मतलब जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि कहलाती हैं और उन्हीं से मिलकर शब्द बनते हैं। इसके प्रत्येक वर्ग में अघोष फिर सघोष वर्ण है। वर्गों की अंतिम ध्वनियां नासिक्य हैं, यानी कि जो नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, जो जैसे न, म, अण, ये कहलाती है नासिक्य। छपाई एवं लिखाई दोनों में समान है। ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर में बटे हुए हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे ह्रस्व अ, दीर्घ क्या होगा? आ, ह्रस्व इ, दीर्घ ई। इसी तरह से सभी स्वर ह्रस्व और दीर्घ स्वर में बटे हुए हैं। इनकी मात्राएं निश्चित हैं। उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग लिपि चिन्ह है। हर वर्ण अलग अलग अपना अस्तित्व रखता है। सब ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ण के लिए दो वर्ण के लिए एक ही चित्र हो, एक ही ध्वनि हो, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं हम व्याकरण का अर्थ और परिभाषा की। व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। उसके मौखिक व लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा
हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यदि हमें व्याकरणों के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, उनकी रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्य के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का संक्षिप्त परिचय जाना और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न निकल कर आएंगे। उसके बारे में वो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। उनके उत्तर आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि विदेशी तथा भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए कौन कौन से। अभी मैंने पहले से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रभाषा अघोषित रूप से है, लेकिन राजभाषा हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो उसे कब राजभाषा का दर्जा दिया गया है उसके बारे में बताइए। भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं? उसके बाद मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? रेडियो पर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोकगीत और लोक कथा में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी की मानक भाषा क्या है? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? व्याकरण भाषा को कैसा रूप प्रदान करता है? बोली भाषा का कैसा रूप है? भाषा के स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, इतने मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं।